आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब मुझे कोई लैंडेड प्रॉपर्टी विल के थ्रू या सक्सेशन प्लानिंग यानी इनहेरिटेंस के थ्रू मिलती है, तो जिस समय मुझे ये प्रॉपर्टी मिलती है कि क्या उस समय कोई टैक्स इवेंट्स क्रिएट होता है, यानी मुझे कोई टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि सामान्य अवस्था में हम ये समझते हैं कि कोई प्रॉपर्टी पे यदि ऑनरशिप चेंज होता है, तो जिस समय ऑनरशिप चेंज होता है और उस समय जो ऑनर होता है उसको टैक्स देना पड़ता है, जिसको टेक्निकली हम कैपिटल गेन कहते हैं, और कैपिटल गेन पे हमें टैक्स देना पड़ता है। आज की वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि इस परिस्थिति में यानी विल या इनहेरिटेंस की परिस्थिति में क्या कोई टैक्स इवेंट्स बनता है, या तो हाँ या तो ना, और यदि नहीं बनता है तो वो टैक्स इवेंट्स कब बनेंगे, और वो टैक्स इवेंट्स जब भी बनेंगे यानी कैपिटल गेन जब भी होगा, उस कैपिटल गेन पे हमें टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए मुझे क्या क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए, क्या क्या प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट में, इसकी चर्चा हम करेंगे। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें, और यदि लगे इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें, ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। हम बात आते हैं फिर उसी बात पुराने बात पे कि यदि हमें विल के थ्रू या सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू कोई प्रॉपर्टी चाहे लैंडेड हो या नॉन लैंडेड हो, तो क्या हमें उस समय टैक्स देना पड़ेगा। यदि टेक्निकली इसका आंसर कहें तो एक शब्द में कह सकते हैं कि टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या कि ऑनरशिप चेंज हो गया और हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जनाब, आपको टैक्स देना पड़ेगा जब उस प्रॉपर्टी को आप फर्दर बेचते हैं। अब सवाल ये होता है कि जब प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो निश्चित रूप से कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा, और कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के लिए हमें कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन का डेट भी हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम कैपिटल गेन या तो इंडेक्सेशन बेसिस पे या नॉन इंडेक्सेशन बेसिस पे हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकें। तो विल और सक्सेशन प्लानिंग के द्वारा यदि आपको प्रॉपर्टी मिलती है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन माना जाएगा कि जो आपके प्रीवियस ऑनर थे उन्होंने कब परचेज किया था वो डेट माना जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन, और कितने में परचेज किया था वो माना जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। इस हिसाब से हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, और जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो हैं उस कैपिटल गेन पे हमें सामान्य तौर पे टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी से दो तरह के इनकम जनरेट हो सकता है। यदि आपने बेच दिया तो कैपिटल गेन, और हो सकता है कि वो लैंडेड प्रॉपर्टी रेंट पे देने लायक हो तो आप रेंटल इनकम भी आप उससे ले सकते हैं। दोनों ही केस में टैक्सेशन की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने उस प्रॉपर्टी को सेल करने का निर्णय लिया है, और जैसे ही सेल करेंगे कैपिटल गेन क्रिएट होगा, और निश्चित रूप से कैपिटल गेन क्रिएट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन का डेट, यानी जो प्रॉपर्टी है कब उसको परचेज की गई थी और कितने में परचेज की गई थी, ये पता करना पड़ेगा। और आज चूंकि उसको बेचा तो आज सेल प्रोसीड है, तो ये कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है कि इंडेक्स कॉस्ट के हिसाब से भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन कैलकुलेट कर लें, या सीधा सीधा हम माइनस कर दें तो सामान्य रूप से कैपिटल गेन निकल जाएगा। चूंकि ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बातें हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि प्रीवियस ऑनर ने ये प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पहले एक्वायर की थी। 23 जुलाई 2024 के बाद एक्वायर यदि की होती और वो इनहेरिटेड आपके पास होता, तो उसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन की व्यवस्थाएं नहीं है। इसका मतलब कि सीधा सीधा आप जो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन है उसको माइनस कर देते सेल प्रोसीड में से, और जितना डिफरेंस आता वो कैपिटल गेन होता, और उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता। लेकिन चूंकि हमने माना कि ये इक्विजिशन 23 जुलाई 2024 के पहले का है, यानी आपके प्रीवियस ऑनर ने 23 जुलाई 2024 के पहले परचेज की थी और उसको आज आपने बेचा है, तो आपको दो व्यवस्थाएं मिलेंगी। एक तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन के हिसाब से आपको कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, और उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और दूसरा कि सेल प्रोसीड में से कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन माइनस कर दें, और जितना आपका गेन आता है उस गेन पे आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन में जिस भी ऑप्शन में आपको कम टैक्स देना पड़ता है वो टैक्स ऑप्शन ऑफ कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये उसी पे लागू है जबकि प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया हो 23 जुलाई 2024 या उसके पहले एक्वायर किया हो, उसी पर ये लागू होता है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि कैपिटल गेन जिस भी तरह से कैलकुलेट किया आपको मिला। अब अगला सवाल है कि इस कैपिटल गेन पे हम टैक्स को जीरो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए
इनकम टैक्स प्रोविजन में 3 व्यवस्थाएं दी गई हैं। पहली व्यवस्था है सेक्शन 54 के अंदर है, दूसरी व्यवस्था है सेक्शन 54F के अंदर है और तीसरी व्यवस्था है सेक्शन 54EC के अंदर है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 54 के अंतर्गत। सेक्शन 54 में ध्यान लें कि ये अप्लीकेबल उसी पे होगा कि यदि वो लैंडेड प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो तभी सेक्शन 54 लागू होगा। नंबर 2, इस सेक्शन में यह कहा गया है कि जो भी कैपिटल गेन हुआ है, चाहे आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से कैलकुलेट किया हो या डायरेक्ट कैलकुलेट किया हो, जो भी कैपिटल गेन हुआ है उस कैपिटल गेन को यदि आप न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगला सवाल ये होता है कि इन्वेस्ट करने की समय सीमा क्या है। यदि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो जिस दिन आपका कैपिटल गेन क्रिएट हुआ है उसके 2 वर्षों के अंदर यदि आपने नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर ली है उस कैपिटल गेन इन्वेस्ट करके तो कोई टैक्स नहीं। या हो सकता है कि जिस दिन आपका कैपिटल गेन क्रिएट किया उसके 1 वर्ष पूर्व तक में भी यदि आपने कोई नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने परचेज की थी तो उसमें जो परचेज कॉस्ट था वो माना जाएगा इन्वेस्टमेंट और अकॉर्डिंगली आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो कम से कम जो कैपिटल गेन हुआ हो वो रकम होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। उससे यदि कम होगा तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस पर प्रोपोर्शनेट आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी व्यवस्था यानी दूसरा प्रावधान है सेक्शन 54F में। सेक्शन 54 अप्लीकेबल उसी में है कि यदि आपने जो प्रॉपर्टी बेची है वो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, नंबर 1। दूसरा डिफरेंस है सेक्शन 54 के कंपैरिजन में सेक्शन 54F में कि इसमें टोटल कंसिडरेशन आपने यदि इन्वेस्ट किया नई हाउस प्रॉपर्टी में तभी आपको जीरो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अदरवाइज यदि कम आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोपोर्शनेटली जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। यदि इन दोनों प्रोविजंस को यदि एक साथ हम बात करें तो सेक्शन 54 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे लागू होता है और इस केस में आपको कैपिटल गेन का अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। टाइम लिमिट दोनों ही प्रोविजंस में बराबर हैं और सेक्शन 54F में ये लागू होता है नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में और इस प्रोविजन के हिसाब से जो टोटल सेल कंसिडरेशन है वो आपको न्यू हाउस प्रॉपर्टी में विद इन द सेम टाइम लिमिट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे यदि आपका 10 लाख की प्रॉपर्टी थी या 15 लाख में बेची और मान लीजिए कि 5 लाख आपका कैपिटल गेन हुआ तो सेक्शन 54F में यदि 5 लाख रुपए नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे विद इन द टाइम फ्रेम तो आपको जीरो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 54F में यदि पूरे 15 के 15 लाख यानी जो सेल कंसिडरेशन था वो यदि इन्वेस्ट करेंगे नई न्यू हाउस प्रॉपर्टी में विद इन द टाइम फ्रेम लिमिट तभी आपको कैपिटल गेन टैक्स जीरो पड़ेगा। अदरवाइज जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा यदि उससे कम आप इन्वेस्ट करेंगे जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस पर प्रोपोर्शनली कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब तीसरा सेक्शन है सेक्शन 54EC। इस प्रोविजंस में दिया हुआ है कि जो भी कैपिटल गेन है अप टू ₹50 लाख आप NHI बॉन्ड या REC बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे विद इन द 6 मंथ्स जिस दिन से आपका कैपिटल गेन क्रिएट हुआ है तो उस 50 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, सेक्शन 54EC में कैपिटल गेन 50 लाख रुपए तक यदि आप स्पेशल गवर्नमेंट बॉन्ड यानी NHI बॉन्ड REC बॉन्ड में 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उस 50 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी सुविधाएं ये हैं कि ये सेक्शन 54EC की सुविधाएं आप सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के साथ साथ भी यूज कर सकते हैं। यानी हो सकता है कि आपका 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ हो सेक्शन 54 यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचा है उसमें, तो हो सकता है कि 50 लाख रुपए सेक्शन 54EC के अंतर्गत आप REC या NHI बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दें और रिमेनिंग जो 50 लाख बचा वो आप न्यू हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें तो आपको जीरो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि यदि आपको कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिली है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे पहला प्रिकॉशन कि यदि ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो पार्टीशन डीड एग्जीक्यूट करा लें। इससे क्या होगा कि जितने भी इसके शेयर होल्डर होंगे सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा और जब वो सेल करके क्लेम करेंगे तो उनको इंडिविजुअल एग्जेम्पशंस अलग अलग सबको मिलेगा। नंबर 2 कि यदि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो और आप यदि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस इनकम आपको अर्न करते हैं तो कोशिश ये करें कि वो प्रॉपर्टी को उस वर्ष बेचें जिस साल आपकी इनकम लो हो सो दैट कि आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़े।
तीसरा प्रिकॉशंस है कि जब भी प्रॉपर्टी को सेल करें तो सेल करने के पहले किस प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना है इसको लोकेट कर लें, सो दैट कि आप जैसे ही इसको सेल करें उसका इन्वेस्टमेंट फर्दर न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में हो जाए, सो दैट कि आपको ये इंतजार ना करना पड़े कि मैं दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ढूंढूंगा फिर इन्वेस्ट करूंगा, हो सकता है समय के अंदर वो मिले या ना मिले। तो ये आपाधापी ना हो, इसके पहले ही डिसाइड कर लें, उसके बाद ही प्रॉपर्टी को सेल करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं कोई सीए नहीं हूं, न ही मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ ये जरूर बताएं कि आप हमारी किस बात पे सहमत नहीं हैं, जिससे कि मैं आने वाले वीडियो में मैं कुछ सुधार ला सकूं। थैंक यू।